हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोस्टर ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो कि क्लास 11 का चैप्टर है, इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करने वाले हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज अ सेल, सेल थ्योरी, ओवरव्यू लेना है सेल का, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को हमें डिटेल में देखना है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सेल से बने हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल से जो बने होते हैं ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर, और जो मेनी सेल से बहुत सारे सेल से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए सेल क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। दो चीज़ के लिए कैपेबल होते हैं, उनका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है और वो अपने जीवन के लिए जो इसेंशियल फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सेल से छोटी कोई भी स्ट्रक्चर को हम लिविंग कंसीडर नहीं करेंगे। इसीलिए सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए क्या कहा गया है, सेल को हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया है लिविंग के लिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए एक साइंटिस्ट है एंटन वॉन लीवेनहॉक। फर्स्ट सा डिस्क्राइब्ड अ लाइफ सेल। सबसे पहले लाइफ सेल को किसने देखा, इन्होंने देखा। फिर रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। द इन्वेंशन of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell। सेल के अंदर के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको हमने डिटेल में कब जाना, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो चुका। फिर देखिए हमें क्या पढ़ना है, सेल थ्योरी। इसमें क्या है, तीन साइंटिस्ट मेनली दिए हुए हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं। इन 1838 मैथियस लाइडेन, अ जर्मन बॉटनिस्ट। देखिए मैथियस लाइडन है, कुछ मेथी जैसा नाम आ रहा है तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं कि ये बॉटनिस्ट है, बॉटनी से रिलेटेड है। आपको इस तरीके से नाम में कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पे इन्होंने डिस्कवरी की एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। अब हमें पता है कि छोटे छोटे जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं उससे हमारा एक सेल बनता है, और ऐसे ही बहुत सारे सेल मिला के क्या बनते हैं, हमारा एक टिश्यू बन जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, उन्होंने कहा डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। प्लांट का टिश्यू बनाते हैं। आगे क्या है, एट द अबाउट द सेम टाइम, इसी सेम टाइम पे हमारे एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, थियोडर स्वान था। इन्होंने 1838 में, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। देखिए यहाँ पे स्वान आ रहा है तो स्वान उड़ने वाला, तो जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजी से रिलेटेड है तो इससे आप याद रख सकते हैं। स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए हमें पता है जो एनिमल किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। उनमें क्या होती है, उनमें सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन होती है और अंदर न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, ER वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो जूलॉजिस्ट थे तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनकी थिन आउटर लेयर होती है। इसके अलावा उन्होंने प्लांट पे भी स्टडी की, दो काम एक साथ कर रहे थे। तो उन्होंने क्या दिखाया, प्लांट पे जब इन्होंने स्टडी की तो प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। उन्होंने क्या देखा कि ये तो एनिमल के सेल के बाहर हमें थिन आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है। तो जब इन्होंने प्लांट पे स्टडी की तो उन्हें 2 लेयर्स मिली, कुछ इस तरीके से उन्हें 2 लेयर्स मिली। तो अंदर वाला इन्होंने देखा कि अच्छा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाहर प्लांट की क्या है, सेल वॉल है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर रही है, कवर कर रही है। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने देखी। फिर आगे है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेल के बने होते हैं और सेल के ही प्रोडक्ट होते हैं, इन्होंने ये कहा स्वान ने। आगे क्या हुआ, स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इन्होंने साथ साथ में फॉर्मुलेट किया। तो दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। ये तो हमें पता चल गया कि अच्छा सेल डिवाइड करती है, सेल बनती है, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि अच्छा वो जो पहली सेल थी वो आई कहाँ से।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे तीसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं, रुडोल्फ विर्चो, 1855 में, बहुत साल बाद है। फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट द सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने अपनी भाषा में क्या कहा, ओमनी सेल्ला ए सेल्ला। रुडोल्फ विर्चो ने कहा सबसे पहले एक सेल बनी एवोल्यूशन के टाइम पे, वो डिवीज़न करते हुए, है ना, और मॉडिफिकेशन करते हुए क्या हुए, डिवाइड होती गई और नई सेल्स बनती गई, नए ऑर्गेनिजम्स आते गए और एवोल्यूशन होता गया। इनका यही कहना था। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। इन्होंने फाइनल शेप दे दिया। तो इस तरीके से सेल थ्योरी के दो मेन स्टेटमेंट आ जाते हैं जो हमें पूरी तरीके से याद रखना है। पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, जो कि इन्होंने स्वान ने और स्लाइडन ने साथ में मिलकर निकाली। दूसरा है ऑल सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितने भी सेल्स हैं अपने पुराने सेल्स से एराइज होते हैं। ये किसने कहा, रुडोल्फ विर्चो ने। ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया सेल थ्योरी। आइए आगे देखते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा और डिटेल में। ओवरव्यू ऑफ सेल में क्या है, द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक have an outer membrane as delimiting structure of the shell. Inside each cell is dense membrane bound structures called nucleus. This nucleus contains chromosome. सेल होता है, ठीक है, ये हमारा सेल है जो ह्यूमन चीक का सेल है। बाहर क्या होगी, सेल वॉल नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, सबसे बाहरी में जो आउटर कवरिंग होगी। यहाँ पे जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और वो क्या कंटेन किए रहेगा, हमारे क्रोमोसोम्स को कंटेन किए रहेगा, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए होगा उसमें। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। तो देखिए प्रोकैरियोटिक में जो प्रोकैरियोटिक की सेल होती हैं उसमें न्यूक्लियस के लिए कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता, मतलब कोई रूम नहीं बना होता। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिंपल कुछ इस तरीके से होता है। एक ऐसे समझ लीजिए घर है, यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, एक एग्जांपल मैं देख रही हूँ, और कोई ऑर्गेनेल पड़ा हुआ है, मतलब सब ऐसे ही समझ लीजिए घर में हॉल है, उसी में सब पड़े हुए हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है। पर जो ये यूकैरियोटिक सेल होती है, ये तो प्रोकैरियोटिक सेल होगी। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सबके लिए अलग अलग रूम बना होगा, या तो एक मेम्ब्रेन वाला होगा या डबल मेम्ब्रेन वाला होगा। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, है ना, गोल्जी बॉडी हो गई, गोल्जी बॉडी हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है यूकैरियोटिक में, और सब इधर उधर ऐसे ही पड़े रहते हैं प्रोकैरियोटिक में। फिर कह रहा है इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। यहाँ पे तो रूम रूम में सब अपने अपने ऑर्गेनेल्स हैं, बाकी यहाँ पे क्या भरा होगा, साइटोप्लाज्म भरा होगा। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिए, रेड मार्किंग कर लीजिए। इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट कीप टू द सेल इन द लिविंग स्टेट। बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं जिससे सेल हमारा क्या होता है, लिविंग स्टेट में रहता है। अगर ये रिएक्शंस बंद हो गई, सेल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वही बोलते हैं कि जब हमारी पूरी बॉडी एक साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो उसी को हम बोलते हैं कि इंसान डेड हो गया, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की मृत्यु हो गई है। आगे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, बिसाइड्स द न्यूक्लियस the eukaryotic cells have other membrane bound distinct structure called organelles, जैसा कि मैंने बताया, like the endoplasmic reticulum यानी ER, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies and vacuoles। इतने सारे क्या हैं, ऑर्गेनेल्स हैं हमारे। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता। राइबोसोम के बारे में है, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, कोई भी मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती है। फाउंड इन ऑल सेल्स, लगभग सभी सेल्स में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। विद इन अ सेल, एक सेल के अंदर राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन टू ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया ऑन रफ ईआर।
कहाँ पे राइबोसोम तो साइटोप्लाज्म में पाया ही जाएगा, साथ ही साथ में ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, और जो हमारी आर होती है उसके सरफेस पे भी ये पाया जाता है। आगे है एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। जब हमारी सेल डिवीज़न की स्टेज आती है तो वहाँ पे प्रोफेज में क्या होते हैं, जो सेंट्रोसोम होते हैं जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट में नहीं पाए जाएंगे। वो क्या करेंगे, अदर अदर पोल पे जा करके अपने जो है वहाँ पे सेल डिवीज़न करवाते हैं। ये वहाँ पे सेल डिवीज़न वाले चैप्टर में हम डिटेल में देख लेंगे। आगे क्या कर रहा है, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल, इसके बारे में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक मेंबर है जिसमें क्या होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये स्मॉलेस्ट सेल है, इसका साइज़ दिया हुआ है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। वाइल बैक्टीरिया की साइज़ कितनी दी हुई है, बैक्टीरिया की साइज़ यहाँ पे दी हुई है 3 to 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये चीज़ भी आपको याद रखनी है और सबके जो है साइज़ भी आपको ध्यान रखने हैं। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, जो हमारी ह्यूमन आरबीसी होती है उसकी जो डायमीटर होती है वो कितनी है, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल आर द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। हमारी बॉडी में जो नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं, वो सबसे ज़्यादा लंबी सेल्स होती हैं। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन दियर शेप। शेप भी इनका बहुत तरीके का हो सकता है, जैसे कि डिस्क शेप हो सकती हैं, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। मतलब कि उनके फंक्शन के बेसिस पे उनका शेप होता है। यहाँ पे ऊपर कुछ शेप दिए हुए हैं, देख लेते हैं शेप्स को। यहाँ देखिए ह्यूमन आरबीसी है, इसको क्या करना, ऑक्सीजन कंटेन करके ले जाना है, बीच में स्पेस है, न्यूक्लियस नहीं होगा। इसकी साइज़ दी हुई है राउंड एंड बाइकॉनकेव। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है, अमीबॉइड होती है, क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर करती है, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम सेल लॉन्ग एंड नैरो होती है। देखिए नर्व सेल देखिए ब्रांचेस में बटी हुई है तो क्या हो जाएंगी, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, सबसे लंबी सेल्स होती है। ट्रैकेड जो कि क्या प्लांट में पाया जाता है, वो इलॉन्गेटेड होता है। और मेसोफिल सेल भी जो प्लांट में होती है लीव्स में, वो कैसी होती है, राउंड एंड ओवल होती है। आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड इन द सेल इज द साइटोप्लाज्म। देयर इज अ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नीट, not enveloped by a nuclear membrane. In addition, the genomic DNA, many bacteria have smaller circular DNA outside the genomic DNA. जो बैक्टीरिया होता है उसमें तो अपना न्यूक्लियस उसका होता है, साथ ही साथ उसका एक अलग सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या नाम दिया गया इसको, आइए देखते हैं। दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड इसको कहा गया। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर सच बैक्टीरिया। कुछ यूनिक कैरेक्टर देते हैं ये क्या, बैक्टीरिया को, जो प्लाज्मिड होता है। क्या करते हैं, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। मतलब रेजिस्टेंट होंगे, एंटीबायोटिक का इन पर कोई भी असर नहीं होगा। यहाँ पे इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट द प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद इन फॉरेन डीएनए, ठीक है। यहाँ पे आप बायोटेक में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पे पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन द प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट राइबोसोम। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी वो ऐसी ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है, तो वैसे सिर्फ एक ऑर्गेनेल है, वो क्या है, राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। जो कि क्या इंक्लूजन्स क्या प्रोकैरियोट में पाई जाएगी, यूकैरियोट में ये नहीं होगी। ये क्या होती है, अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कुछ फोल्ड होके, जैसे ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट की, फिर ये कुछ ऐसी फोल्डिंग बन जाएगी और ये क्या हो जाएगा, मेसोसोम हो जाएगा।
सेल इन्वेलप क्या है और इसके मॉडिफिकेशंस क्या क्या है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पार्टिकुलरली मिनट most prokaryotic cells particularly the bacterial cell, mainly prokaryotic cell bacterial cell नहीं है, have a chemically complex cell envelope। देखिए क्या क्या है, cell envelope consists of tightly bound 3 layered structure। cell envelope किससे बनता है, 3 लेयर की ऐसे स्ट्रक्चर होती है जिसको हम मिला के सेल envelope बोलते हैं बैक्टीरिया में। The outermost glycocalyx followed by the cell wall and then the plasma membrane। ये समझा देती हूँ। ये देखिए सबसे पहले क्या होगी हमारी ग्लाइको कैलिक्स, देन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी को मिला के हम क्या बोलेंगे, सेल इन्वेलप। ठीक है। Although each layer of the envelope performs distinct function, अलग अलग layers के अपने अपने functions हैं, they act together as a single protective unit। Bacteria can classify into two groups on the basis of the difference in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Graham-Besse। यहाँ पे ग्राम-बेस ने एक क्या किया, स्टेन किया बैक्टीरिया को, उसके बेसिस पे उन्होंने बैक्टीरिया को 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। वो क्या है, जो बैक्टीरिया कलर ले रहा था, स्टेन रख रहा था, उसको क्या बोला, ग्राम पॉजिटिव, एंड द अदर डू नॉट, जो मतलब कलर कैप्चर नहीं कर पा रहा था, ठीक है, तो उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला गया। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन द कंपोजिशन एंड द थिकनेस एमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ठीक है, थिकनेस अलग अलग हो सकती है। इट कुड बी अ लूज शीथ, लचीली हो सकती है, लूज हो सकती है, उसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर कुछ में, वाइल द अदर्स में बी थिक और टफ, है ना, थिक होगी, मोटी होगी, कड़ी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल। ये ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में है, लूज होगी तो स्लाइम लेयर, थिक होगी तो कैप्सूल। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल का क्या वर्क है, क्या फंक्शन है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विथ आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट द यूकैरियोट। मतलब कि जो प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और जो यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल सेम होती है। आगे देखिए, यहाँ पे है स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन द मीसोसोम। जैसे मैं बोला, सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती हैं प्रोकैरियोट में, विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। वही बात है, दिस एक्सटेंशंस आर, इन एक्सटेंशंस को कुछ नाम दिया गया, जैसे कि वेसिकल हो गए, टिब्यूल्स हो गए और लैमिला हो गए। ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड सेक्रेशन प्रोसेस। ये किसका वर्क है, मीसोसोम का वर्क है। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया यानी बीजीए जो होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, दे आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट। ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो उनके साइटोप्लाज्म में कुछ अदर एक्सटेंशंस होते हैं उनके मेम्ब्रेन में, जिसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। वहाँ पे क्या होते हैं, वो पिगमेंट को स्टोर किए होते हैं। आगे कह रही है, बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल हो सकते हैं, बैक्टीरिया नॉन मोटाइल हो सकते हैं। अगर भी मोटाइल होंगे तो दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम दियर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। अगर मोटाइल होंगे तो उनके पास फ्लैजिला होगा। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कम्पोज्ड ऑफ 3 पार्ट। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होगा 3 पार्ट से बना होगा, फिलामेंट, हुक एंड बसल बॉडी। द फिलामेंट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सर्फेस टू द आउटसाइड। फिलामेंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पोर्शन होगा और बाहर, सेल के बाहर निकला हुआ होगा। इसके अलावा 2 और स्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ है बिसाइड्स फ्लैजिला। इसके अलावा पिलाई एंड फिम्ब्री आर आल्सो द सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। फ्लैजिला तो क्या करता है, मोटिलिटी करवाता है, पर पिलाई और फिम्ब्री का कोई भी रोल मोटिलिटी में नहीं है। द पिलाई आर इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन।
स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है। और फिम्बरी क्या होती है, स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट द सेल, बाहर निकली हुई होती है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन to help attach to bacteria in rocks in stream and also to the host tissue। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पिलाई और फिम्बरी जो होते हैं उनका कोई भी रोल मोटिलिटी में नहीं है, बल्कि ये क्या करवाते हैं, ये अटैचमेंट के लिए होते हैं। जैसे कि कोई पानी बह रहा है, वहाँ पे बैक्टीरिया को अटैच होना है, तो वो अपनी इन्हीं पिलाई और फिम्बरी की पकड़ की वजह से क्या होगा, जो बड़े बड़े पत्थर उस पर रुक जाएगा, या होस्ट की बॉडी में चिपकने के लिए भी ये इसका यूज़ करते हैं। फिर देखते हैं राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल में। यहाँ देखिए, इन प्रोकैरियोट राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज एंड मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट 50S एंड 30S यूनिट। ठीक है, 50S और 30S होती है, 2 यूनिट होती है, एक शॉर्ट और एक बिग, विच इज़ प्रेजेंट टुगेदर टू फॉर्म 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। अब आप ये मत सोचिएगा कि 50 और 30 तो 80 होता है, 50 और 30 तो 80 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 50S और 30S मिला के 70S का राइबोसोम बन रहा है। ये चीज़ सही है, ये नहीं। राइबोसोम आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। द राइबोसोम और ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। देखिए क्या ये कह रहा है, एक हमारा ये mRNA है, mRNA से क्या होंगे, ये राइबोसोम इस तरीके से स्मॉलर सब यूनिट और बिगर सब यूनिट क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। इसी को क्या नाम दिया गया, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा गया। अब इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, ठीक, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, रिजर्व मटेरियल होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे ही अपने हॉल में, अपने साइटोप्लाज्म में क्या स्टोर किए होते हैं। इनमें कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे कि हो गया फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल एंड गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखिए हमने क्या सेल थ्योरी भी कवर कर ली, ओवरव्यू ऑफ सेल देख लिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ लिया, इंक्लूजन बॉडी, मीसोसोम, उसके राइबोसोम के बारे में, है ना, साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में सब कुछ देख लिया। अब हमें डिटेल में देखना है यूकैरियोटिक सेल को। यहाँ पे देखिए क्या है, द यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई, सारे के सारे क्या है, यूकैरियोटिक है। In eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of the cytoplasm through the presence of membrane-bound organelle। जैसे कि हमने पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगी, एक साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी या सेल वॉल होगा, अगर प्लांट के केस में हुआ तो उसके अंदर अलग अलग रूम होगा, कंपार्टमेंट होगा, जहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनेल लाई करेंगे। देखिए, यूकैरियोटिक cells possess an organized nucleus with a nuclear envelope. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure. The genetic material is organized into chromosome. Chromosome के रूप में ये क्या होता है, genetic material organize होता है। All eukaryotic cells are not identical, सारे identical नहीं होते, एक दूसरे से same to same नहीं होते हैं। Plant and animal cells are different as the former possess cell walls। क्या होता है, प्लांट क्या होती है, सेल वॉल प्रोसेस करती है, सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। प्लास्टिड एज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लांट में क्या क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जो हमारा प्लांट सेल होता है उसमें क्या क्या यूनिक ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जैसे कि वैक्यूल हो गया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हो गया, और क्या हो गया, प्लास्टिड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेल वॉल दिया हुआ है, सेल वॉल दिया हुआ है। और जो हमारा एनिमल सेल होगा उसमें ऐसा क्या ऑर्गेनेल होगा जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम होगा जो कि उसमें नहीं पाया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव अ सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट। देखिए वही बात यहाँ पे कही हुई है। फिर आगे क्या कह रहा है,
अच्छा, आगे यहाँ पे स्ट्रक्चर है, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस दिया हुआ है, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियर इन्वेलप है उसमें क्लोज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है, मिडल लैमेला, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। ये प्लांट सेल दिया हुआ है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं। और नीचे देखिए ये हमारा एनिमल सेल है, यहाँ पे माइक्रोविलाई वगैरह दिखाए हुए हैं। यहाँ पे आपको सेंट्रियोल यूनिट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वैक्यूल, प्लास्टिड, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो फिगर आप एक बार देख लीजिएगा, क्या मार्किंग दी हुई है सारे ऑर्गेनेल्स की। अब हमें क्या पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे है द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन was studied only after the advent of electron microscope in 1950। अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कब हुआ, 1950 में। उसी के बाद हमें डिटेल स्ट्रक्चर मिला अपने सेल का। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ह्यूमन के सारे सेल्स में है, तो उन्होंने क्या किया, ह्यूमन आरबीसी निकाली, ह्यूमन आरबीसी निकाली, ठीक है। इसके सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा लार्ज करके इन्होंने देखा। इन्होंने क्या देखा, चलिए देखते हैं। दीज स्टडीज शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। उसमें क्या मेनली है, लिपिड है, प्रोटीन है। मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन बाईलेयर। बाईलेयर के फॉर्म में कुछ अरेंजमेंट है इनकी, कुछ इस तरीके से पहली वाली लेयर है और ये फॉस्फोलिपिड की दूसरी वाली लेयर है, इस तरीके से है। फिर आगे क्या है, द लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवार्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवार्ड्स द इनर पार्ट। कुछ इस तरीके से था हमारा फॉस्फोलिपिड, ठीक है, इस तरीके से हमारा फॉस्फोलिपिड का लेयर था। समझ लीजिए, इन्हें अपना पैर भिगाना अच्छा नहीं लगता। जैसे बहुत लोग होते हैं, उन्हें उनका पैर गीला नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग हैं ये फॉस्फोलिपिड वाले, ऐसे लोग हैं। तो ये अपना पैर बाहर, तो समझ लीजिए साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में वाटर भी होगा, यहाँ पे क्या है, वाटर है, तो इसी से अपना पैर बचाना चाह रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपना पैर अंदर की तरफ कर लिया और अपना सर बाहर कर लिया। चाहे सर भीग जाए चलेगा, पैर नहीं भीगना चाहिए हमारा, ठीक है। ये इस तरीके के लोग हैं जो अपना पैर नहीं भिगाना चाहते, इस तरीके से वो लेट गए, अरेंज हो गए, समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका ये पोलर हेड हो गया, जो कि चाहता है कि हाँ मैं पानी के उसमें आ जाऊँ, और जो ये पैर हो गया वो क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गया, ठीक है। इसको बोल दिया है यहाँ पे टेल बोल दिया है, टुवार्ड्स इनर पार्ट। दस इंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वायस इन्वायरमेंट। इन्हें पानी वानी में रहने वाले इन्वायरमेंट में बहुत ही गंदा लगता है, इन्हें पानी वाले इन्वायरमेंट नहीं जाते अपने पैर की तरफ। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन इज आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। प्रोटीन भी इनके पास होती है, हाथ में लेके खड़े होंगे, और इसके अलावा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी इनमें पाया जाएगा। फिर आगे क्या है, आगे क्या कह रहा है, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रोसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा उन्होंने कहा बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें क्या बताया गया कि प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, कोलेस्ट्रॉल तो होता ही है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन द डिफरेंट सेल टाइप। अलग अलग इनका मतलब उसका क्वांटिटी, अलग अलग इनकी क्वांटिटी हो सकती है सेल के अलग अलग वेराइटीज़ पे। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड। कितना देखिए गया, लिपिड कम है, 40% है, और प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाई गई हमारे आरबीसी की मेम्ब्रेन में। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन lie on the surface of the membrane while the integral protein are partially or totally buried in the membrane। आई समझते हैं, प्रोटीन दो तरीके के होगी, पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन। देखिए क्या है यहाँ पे फिगर में, देखिए पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ पे दिखाया गया है, जो सरफेस पे ही लाई कर रही है, यहीं से जुड़ी हुई है, यहाँ से जुड़ी हुई है, या अंदर भी हो सकती है। इसके अलावा जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये देखिए पूरे तरीके से सेल के बाहर से अंदर तक पूरे तरीके से धसी हुई है। तो इसी को बोल दिया गया इंटीग्रल प्रोटीन।
और यहाँ पे देखिए इसका हेड है और ये अपने दोनों पैर छिपा के रखा हुआ है पानी से। फॉस्फोलिपिड की ये दोनों बाइलेयर्स हो गए। अब देखिए क्या कह रहा है, एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकल्सन। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था उन्होंने किसने दिया, सिंगर एंड निकल्सन ने 1972 में दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद कर लीजिए। इसको क्या दिया, एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो कि फिगर ऊपर दिया हुआ है वही वाला स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाई लेयर। जो हमारा वो प्रोटीन इस तरीके से पूरी तरीके से लिपिड की बाई लेयर में धंसा हुआ है, वो क्या करता है, यहाँ पे लेटरल मूवमेंट करता है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। किस तरीके से मेजर किया जाता है, फ्लूइडिटी के टर्म्स में मेजर किया जाता है। The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of function like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis and सेल डिवीज़न। ये जो नेचर होता है ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि सेल डिवीज़न हो सके, सेल का ग्रोथ हो सके, दो सेल्स के बीच में जंक्शन बन सके, ठीक है, इन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। One of the most important function of the plasma membrane is the transport of molecules across it। ठीक है, एक आर पार क्या हो सकता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्रॉस हो सकता है। The membrane is selectively permeable into some molecule present in either side of it। ये हमारी मेम्ब्रेन है, कुछ इधर चीज़ें हैं कुछ इधर चीज़ें हैं, ये बाहर जाना चाहती हैं या अंदर जाना चाहती हैं, और जो लिपिड की बाई लेयर है वो उन्हें आने नहीं दे रही है। तो प्रोटीन क्या करते हैं, थोड़ा इजीली उनको क्या करवा देते हैं, पास करवा देते हैं। मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली क्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल के अंदर या सेल के बाहर कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, तो उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सल्यूट जो होते हैं, ठीक है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, में अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। हमें पता है जब कोई चीज़ हाई से लो जाती है तो कोई भी एनर्जी उसमें खर्चा नहीं होती है, तो सिंपल डिफ्यूजन हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट में आ गया। वाटर कैसे होता है, वाटर आल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। मूवमेंट ऑफ द वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। इसको अलग नाम दे दिया गया वाटर के डिफ्यूजन को। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात होगी। अब देखिए, एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर बाइलिपिड लेयर, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर पाते हैं और उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, जो ये इंटीग्रल प्रोटीन थे यहाँ पे चिपक जाएंगे जासूस की तरह, और ये जब अपनी धुन में ये घूमती रहेगी, अंदर बाहर गोल गोल चक्कर लगाएगी, तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और इस तरीके से ये अंदर बाहर इस प्रोटीन की मदद से हो सकते हैं। इफ़ यू आयंस, कुछ आयंस होते हैं और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट दियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो टू हाई इनको जाना है, कुछ घपलेबाजी करनी है फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। सच ए ट्रांसपोर्ट इज़ एन एनर्जी डिपेंडेंट। यहाँ पे क्या लगेगा, जब घपलेबाजी करेंगे तो भाई पैसा तो लगेगा ही, एनर्जी लगेगी, एटीपी लगेगी, विच इज़ एटीपी इज़ यूटिलाइज्ड एंड द कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्हें करना पड़ेगा, जैसे कि इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। ये हमारी हो गई सारी सेल मेम्ब्रेन की बात। अब देखिए सेल वॉल की बात देख लेते हैं। A non-living rigid structure called the cell wall forms the outer covering from the plasma membrane of fungi and plant। fungi और plant में cell wall होती है, ठीक है, outer covering। cell wall not only gives shape to the cell and protects the cell from the mechanical damage and function। सिर्फ उसको shape ही नहीं देता है ना, उसको क्या करता है, मैकेनिकल डैमेज से बचाता है, किसी इन्फेक्शन होने से बचाता है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया उस पर अटैक नहीं कर सकते, ठीक। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल। जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिस मैक्रो मॉलिक्यूल को, वो उसको आर पार नहीं जाने देगा, एक बैरियर की तरह का काम आएगा, बॉर्डर बना देगा। एल्गी के पास जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स, जैसे कि मिनरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। While in the other plant
इट कंसिस्ट ऑफ, जो अदर प्लांट हो गए एल्गी के अलावा, उसमें क्या क्या होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन। से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्गी की सेल वॉल किससे बनती है, और बाकी के जो प्लांट हो गए जैसे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हो गए हमारे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन सबका किससे बना होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट, जो यंग प्लांट का सेल वॉल होता है। द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स एंड द सेकेंडरी वॉल इज फाउंड ऑन द इनर। जो हमारी प्राइमरी जो यंग प्लांट्स होते हैं, यंग प्लांट्स में प्राइमरी वॉल्स बनती हैं, ठीक है, ग्रोथ करती हैं, फिर क्या होता है, सेकेंडरी वॉल क्या होगी, इसके अंदर बनेगी, फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द सेल। इस तरीके से ये हो जाएगी प्राइमरी वॉल बाहर की तरफ, और जब इसकी सेकेंडरी वॉल बनी होगी तो क्या अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ही बनेगी। द मिडल लैमिना इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज, जोड़े रखता है डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। जैसे कि देखिए ये हमारी एक सेल हो गई, ये हमारी एक सेल हो गई, दोनों की साइटोप्लाज्म को मिडल लैमिला क्या कर रही है, जोड़ रही है। ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, ये कह रहा है। द सेल वॉल्स ऑफ द मिडल लैमिला may be transferred by plasmodesmata which connect the cytoplasm of the neighboring cell। अगर ये साइटोप्लाज्म को जोड़ रही हैं तो क्या हो जाएगा, उसका नाम प्लाज्मोडेस्मेटा, और अगर सेल टू सेल जुड़ रही है तो उसका नाम हो जाएगा मिडल लैमिला। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मिनरल एल्गी की सेल वॉल में उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट नाम सेम है, और यहाँ पे जो मिडल लैमिला है वो कैल्शियम पेक्टेट है। रिवाइज करेंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हमें पढ़ना है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या है, इसमें मेनली 4 ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, सबके अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते हैं। मेनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। जैसे समझ लीजिए किचन है, किसी को सब्जी काटनी है, 4 बहनें हैं, आप किसी को सब्जी काटनी है, किसी को सब्जी बनानी है, किसी को दाल बनानी है ना, कुछ इस तरीके से हो गया। या कोई काम है आपको करना है, बांट के करना है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो उसी तरीके से हमारे सेल में भी 4 ऑर्गेनेल्स का काम एक दूसरे से जुड़ता हुआ है कि वो करेगा, फिर वो उसको दे देगा, उसके आगे वाला काम वो करेगा। तो उनके सबसे फंक्शंस जो है कोऑर्डिनेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ये सारों के काम क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। Since the function of the mitochondria, chloroplast, peroxisome are not coordinated। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। ER क्या है, ER और क्या है, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये क्या है, एंडोमेम्ब्रेन के सिस्टम है। बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, इन सब के कोई भी काम कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो इसीलिए इनको इसमें नहीं रखा गया है। तो हम अपने सबसे पहले एंडोमेम्ब्रेन के 4 ऑर्गेनेल्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं, जिसमें पहला क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडीज द यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम और टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड, फैले हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में। इसको हमने क्या कहा, ER कहा। ER को 2 तरीके से डिवाइड किया गया, इंट्रासेलुलर स्पेस इंटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल इनसाइड ER एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, ER का फिगर है। यहाँ पे न्यूक्लियस से अटैच हो गया हमारा ER हो गया, RER हो गया, राइबोसोम प्रेजेंट है, और SER हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, छोटे छोटे राइबोसोम इसके सरफेस पे नहीं प्रेजेंट है। तो देखिए इसमें ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल किसको बोला गया है, यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये हमारा है, ये हमारे समझ लीजिए सेल है, यहाँ बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ER हो गया। ER के ही अंदर का ये सारा क्या हो गया, स्पेस हो गया। तो इनसाइड ER ल्यूमिनल बोलते हैं, और जो बाहर साइटोप्लाज्म में जो इसका क्या है, स्ट्रक्चर है, स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। यहाँ पे आगे कह रहा है द ER जो होता है ऑफन शोज राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस, the endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface called rough endoplasmic reticulum। जिस ER के ऊपर राइबोसोम ऐसे चिपके हुए होंगे बिंदी जैसे, उसको बोलेंगे RER, और जिसपे इसका अब्सेंस होगा, राइबोसोम नहीं होंगे, उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER। RER is frequently observed in the cell actively involved in protein synthesis and secretion।
जो प्रोटीन सिंथेसिस और सेक्रेशन जो सेल्स करते हैं उनके पास RER बहुत ही आसानी से हमें देखने को मिल जाएगा। ये क्या होते हैं? दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होगा उससे क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअसली जुड़े होंगे और अपना क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड की सिंथेसिस करता है। और एनिमल सेल्स में ये जो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस करता है। दूसरा ये फिगर है गोल्गी बॉडी का। यहाँ पे जो एक एक यूनिट इसकी दी हुई है इसको बोलते हैं हम सिस्टर्न। इसके बाद इसका काम आ जाता है, इसने क्या किया? प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस कर दी और क्या किया? गोल्गी बॉडी को दे दिया। गोल्गी बॉडी का इसने इन्वेंशन किया था, कैनेलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट थे। 1898 में इन्होंने पहली बार इसको देखा। ये कैसा था? डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। दीज वर नेम्ड गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम। ये क्या होते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट चिपके हुए डिस्क शेप के सैक होते हैं जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। और इसका जो डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर का होता है। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे से देखिए पैरेलल जितने भी सिस्टर्नी हैं जुड़े हुए हैं। वेराइड नंबर ऑफ द सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। द गोल्गी सिस्टर्नी concentrately arranged near the nucleus with distinct convexes or the forming concave phase। यहाँ पे देखिए ये वाला जो फेज है समझ लीजिए ये हमारा RER हो गया। इसकी तरफ जो है ये फेज इसको हम बोलते हैं सिस फेज। और यहाँ पे जो है वो हमारा क्या है? ट्रांसफेजेस को हम बोलते हैं ट्रांसफेज या इसको हम कॉन्केव फेज भी बोलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग फेज और कॉन्केव फेज को हम बोल देंगे मैच्योरिंग फेज। द सिस एंड ट्रांस फेज ऑफ द ऑर्गेनेल इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। दोनों ही क्या है? आपस में इंटरकनेक्टेड है। देखिए द गोल्गी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड आइदर ऑफ द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करती है? ER है, समझ लीजिए ER है। यहाँ से ये लिपिड आ गई, ये प्रोटीन आ गई, ये हमारा क्या हो गया? गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें इसको दे देंगे। ये क्या करेगा? इस तरीके का ये क्या पैकेजिंग कर देगा। बाहर से क्या कर देगा? गत्ते वत्ते में अच्छे से रख के, मतलब गत्ते में नहीं रखेगा, वो अपना एक विजुअल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा उसके बाहर। और फिर उसको मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर किसी ने कहा भाई हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, तो इसको तो ये सेल में ये ट्रांसफ़र कर देगा। और अगर बाहर सेल के बाहर किसी को ज़रूरत है तो ये इस चीज़ को क्या कर देगा? सेल के बाहर ट्रांसफ़र कर देगा। कुछ इस तरीके से इसका फंक्शन होता है। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल फ्रॉम ER फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्गी एपरेटस एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। ये जो सिस फेज है यहाँ से ER ने अपना क्या किया? प्रोटीन और लिपिड दे दिया। और ट्रांसफेज से क्या हुआ? जो पैकेजिंग ऑर्गेनेल है पैक्ड होकर क्या हो गई? बाहर आ गई। दिस एक्सप्लेन्स वाई द गोल्गी एपरेटस रिमेन्स इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बना रहा है, ये पैक करके बाहर भेज रहा है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया ना इसको इसके नज़दीक रहना क्यों ज़रूरी है और ये इसके नज़दीक रहता क्यों। ये नंबर ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसिस बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी एपरेटस बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। आगे है गोल्गी एपरेटस इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड। इसको आप एक कोड से याद रख लीजिए, जी। गोल्गी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस करता है। फिर हमें लाइसोसोम पढ़ना है। ये भी क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं ये? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होंगी इसमें। फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस ने किसको बनाया? लाइसोसोम को बना दिया पैक करके। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में कौन कौन से हो जाएंगे? लाइपेजेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेटेस। एक लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? लिपिड। प्रोटीएस प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है।
ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, मतलब कि क्या होना चाहिए इसके लिए, इसको एक्टिव होने के लिए पीएच जो हमारा चाहिए, जो हमारा पीएच चाहिए क्या चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए। एसिडिक पीएच के लिए मतलब 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, ये सारे एसिडिक पीएच होंगे इसको एक्टिव होने के लिए। ये क्या है, दिस एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। इसमें इसी तरीके के सारे पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, सबका क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। फिर आगे है विक्यूल्स। विक्यूल क्या होता है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड द अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल, मतलब कि एक कचरे का डब्बा है। ऐसा कहना सही तो नहीं होगा, पर आप ऐसे ही समझ लीजिए। ये एक बॉक्स है, वहाँ पे मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिस मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, उसमें भेज देंगे, चाहे वो एटीपी लेके जाए या तो बिना एटीपी के जाए। फिर देखिए, द वैक्यूल्स इज बाउंड बाई सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं टोनोप्लास्ट क्या है, तो आप बताएंगे कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन, उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इन प्लांट्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, ये इतनी बड़ी हो सकती हैं, ठीक है। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल्स। इसमें क्या होगा, ये समझ लीजिए आप, आपका सिंगल मेम्ब्रेन वैक्यूल हो गया, यहाँ पे सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे क्या है, कमी चीज़ प्रेजेंट है, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना है, सेल के बाहर समझ लीजिए एक कचरा आ गया, इसको हमें इसके अंदर डालना है, तो क्या करेंगे, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कम है, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, तो इसके लिए ये चीज़ वैक्यूल की दी हुई है। हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल्स देन द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन होगा। फिर अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, मेंटेन्स करते हैं हमारे जो लिक्विड होते हैं उनका हमारे बॉडी में क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, एक्सक्रीट करवाते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और बहुत सारी सेल्स होती हैं और प्रोटिस्टा में कुछ होते हैं जहाँ पे फूड वैक्यूल पाया जाता है, जैसे कि पैरामीशियम आप ले लीजिए, आर फाउंड बाय द इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। फूड वैक्यूल्स में फूड आता है, डाइजेस्ट होता है, फिर उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब देखिए, हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को तो आपने पढ़ा ही होगा, जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, सबके जुबान पे रटी हुई चीज़ है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सिंगल इसका होगा माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया हम क्या बोलते हैं, प्लूरल में बोलते हैं। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, मतलब कि जब तक इसको कलर वलर करके पोता नहीं जाता है तब तक ये आसानी से दिखती नहीं है माइक्रोस्कोप से, इसीलिए हमें इसे क्या करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ता है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, किस सेल में कितना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि वो सेल कितना फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल, हैविंग अ डायमीटर इसका है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, एवरेज हम बोल सकते हैं 0.5, और इसकी लेंथ है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे देखिए, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होगा, और एकदम अंदर वाली जो मैट्रिक्स होगी, खाली स्पेस होगा, उसको मैट्रिक्स बोला है, और अंदर वाले मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स है उसको बोला है क्रिस्टी। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स हैं, डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन distinctly into two aqueous compartment, the outer compartment and the inner compartment. The inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called matrix, ठीक है, अंदर वाला जो स्पेस है उसको बोला मैट्रिक्स, और आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री फॉर द ऑर्गेनेल्स, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, बहुत सारी जो ऐसी फोल्डिंग इनर मेम्ब्रेन पे, उसको हमने क्या बोला, क्रिस्टी बोला, और सिमिलर में क्रिस्टल टुवार्ड्स द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की तरफ क्या हो रही है, फोल्डिंग्स हो रही है।
तो क्रिस्टी इंक्रीज द सर्फेस एरिया को इंक्रीज करती है। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया होगा वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वहाँ पे, ठीक है, ऑटो यूटिलाइज होगी। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हमें क्या देते हैं, एटीपी बना के देते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल। द मैट्रिक्स आल्सो प्रोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। एक होता है सर्कुलर डीएनए होता है, इसके अलावा कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम होता है और 70S का होता है। एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन। ये भी जब डिवाइड करेगा या बोल सकते हैं रिप्रोड्यूस करेगा तो कैसे होगा, डिवीजन फिशन से होगा। एक माइटोकॉन्ड्रिया है, डिवाइड करेगा तो छोटी छोटी माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे। यहाँ पे एक बात, यहाँ पे 70S है। देखिए जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होगा उसका जो साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें किसा होगा, 80S का राइबोसोम पाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा होगा, 70S का राइबोसोम पाया जाएगा। मतलब एक ही सेल में 2 तरीके के राइबोसोम मिल रहे हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ 70S का राइबोसोम पाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा प्लास्टिड होता है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें भी क्या होगा, 70S का राइबोसोम पाया जाएगा। ये हमारे किस में, एनिमल में हो जाएगा, ये प्लांट में हो जाएगा। देखिए प्लास्टिड पढ़ना है, यानी क्लोरोप्लास्ट जो उसका एक टाइप है। इसमें क्या है, प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। प्रोटिस्टा का एक क्लास है। दीज आर इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, कुछ अलग अलग ही पिगमेंट्स होते हैं, इम्पैक्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट। पिगमेंट के बेसिस पे इनका अलग अलग कलर आता है प्लांट में। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। 3 तरीके के प्लास्टिड हमारे क्लासीफाई करके बना दिए गए उनके पिगमेंट के बेसिस पे। तो द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, जो कि हमारे प्लांट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है ना, वो क्या करता है, इसमें क्लोरोफिल होते हैं और कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं, जो सनलाइट आती है उसको ट्रैप कर लेते हैं और उससे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन द क्रोमोप्लास्ट, जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, फैट सोल्यूबल होता है। आप इसको ऐसे बना लीजिए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तीनों की इंपॉर्टेंट चीज़, और उसका जो एग्जाम्पल है कौन सा कलर प्रेजेंट है उसको ऐसे लिख लीजिए एक चार्ट पे और उसको याद कर डालिए। इसमें क्रोमोप्लास्ट में कैसे होंगे, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाए जाएंगे, जैसे कि कौन कौन से हो जाएंगे, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। इसके अलावा दे गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज, रेड कलर। क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमो यानी कलर दे रहा है, तो कौन कौन सा कलर देगा, ये 3 कलर दे सकता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। वेराइट शेप एंड साइज, अलग अलग साइज के हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं। इसमें 3 तरीके के आ जाएंगे, ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप्स हैं। पहला है एमाइलोप्लास्ट, जो कि स्टोर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, जैसे कि पोटैटो हो गया। दूसरा है इलायोप्लास्ट, इलायो ऑयल से रिलेटेड है, यानी कि क्या करेगा, वो ऑयल को स्टोर करेगा। इसके अलावा ऑयल और फैट को स्टोर कर लिया इसने। इसके अलावा क्या है, एल्यूरोप्लास्ट है, ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट है जो कि क्या स्टोर करेगा, प्रोटीन स्टोर करेगा, ठीक है। सारे ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स हो गए। यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल। प्लांट की जो मेसोफिल सेल होती है उसमें लीव्स में पाई जाती हैं। दीज आर लेंथ शेप्ड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल, डिस्क्वायर्ड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है, 5 to 10 माइक्रोमीटर और इसकी चौड़ाई 2 to 4 माइक्रोमीटर। दिए नंबर, मतलब कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसका नंबर वेरी कर सकता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास जो कि हमारा यूनिसेलर एल्गा है, उसमें सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, उसकी बॉडी में, क्योंकि ये सिंगुलर है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। और जो ग्रीन एल्गी होंगे हमारे फियोफाइसी, रोडोफाइसी, है ना, ये सारे क्या होंगे, इसमें एक सेल में 20 से 40 प्रेजेंट होगा, ठीक है। मतलब कितना देखिए डिफरेंस आ रहा है, क्लेमाइडोमोनास में कहीं एक है तो इसमें एक सेल में 20 से 40 है, ठीक। इसके अलावा लाइक माइटोकॉन्ड्रिया
द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ऑफ द टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। जैसे बाहर जैसे हमारा बड़ा भाई बहन है, उसके अंदर नीचे हम हैं, ठीक है। समझ लीजिए बड़ा भाई है फिर छोटा भाई है, बाहर वाला मेम्ब्रेन, तो नीचे वाले के ऊपर थोड़ा कम बोझ आ जाता है। अच्छा मेरा बड़ा भाई तो किसी भी एरिगेरो को अंदर घुसने नहीं देगा, तो मैं थोड़ा सा लेस परमेबल हूँ, है ना। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड द स्टोमा। इनर मेम्ब्रेन के बाद का जो खाली स्पेस बच रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोमा। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड थैलाकॉइड। से जो एक एक सिक्का जैसा दिख रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, थैलाकॉइड। आर प्रेजेंट इन द स्टोमा, खाली स्पेस में प्रेजेंट होते हैं जैसा कि फिगर में दिख रहा है। और जो थैलाकॉइड्स होते हैं ये स्टैक्स की तरीके से, जैसे कि कॉइन्स होती हैं, सिक्कों का जो ढेर होता है, पल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना। सिक्कों के ढेर जैसे ये थैलाकॉइड अरेंज हो जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना और द इंटीग्रेनल थैलाकॉइड। इसके अलावा देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्टोमा लैमेला कनेक्टिंग द थैलाकॉइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। सिक्कों का एक एक ढेर दिख रहा है जैसे सिक्कों जैसा, तो उसको ग्रेना बोल दिया। और एक पर्टिकुलर जो है एक एक सिक्के को हम क्या बोल रहे हैं, थैलाकॉइड। और देखिए थैलाकॉइड आपस में कुछ इस तरीके से देख रहे होंगे आप, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमा लैमेला। आगे कह रहा है द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। ये देखिए ये ऐसा है कुछ इस तरीके का, देखिए सिक्कों का ढेर। तो ये जो खाली स्पेस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ल्यूमेन। और यही भी क्या है, हमारे क्लोरोप्लास्ट का जो कलर है, जो हमारे पिगमेंट्स है वो सारे कहाँ पे है, वहीं इसी स्पेस में ल्यूमेन में प्रेजेंट है। द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होता है, रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये स्टोमा है, ये चीज़ स्टोमा है। इसमें क्या होती है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। दो चार हो सकते हैं सर्कुलर डीएनए किसी भी नंबर में। माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ एक डीएनए होगा डबल स्टैंडर्ड, और इसमें क्या होंगे, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और इसके अलावा राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड। वही चीज़ें यहाँ पे जो थैलाकॉइड है इसी में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s। देखिए वही चीज़ है कि जो हमारा साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होगा वो 80s का होगा यूकैरियोटिक में, और उसी में अगर क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, तो उसमें 70s का राइबोसोम प्रेजेंट होगा। फिर आगे देखिए हमारा यूकैरियोटिक राइबोसोम दिया हुआ है। राइबोसोम आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल, जिसको किसने खोजा था, जॉर्ज पैलेट 1953 में इन्होंने खोजा था। दे आर कम्पोज ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए के बने होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं। तो अगर हमसे क्वेश्चन आ गया कि राइबोसोम मेनली किस चीज़ से बना होता है, तो आरएनए और प्रोटीन होता है, और इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s का होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s का होता है। इसके पास दो यूनिट होती है, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट। ये देखिए ऊपर स्मॉलर, यहाँ देखिए लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है, आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। द टू सब यूनिट ऑफ द 80s राइबोसोम आर 60s एंड 40s। देखिए 60 और 40 100 हो जा रहा है, पर ऐसे नहीं देखना हमें, 60 और 40 80 ही होगा यहाँ पे। दैट 70s राइबोसोम जो होगा वो क्या 50s और 30s से बना होगा। यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है वो क्या डिनोट कर रहा है, स्वेडबर्ग यूनिट इसको बोलेंगे। स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इट इज़ इनडायरेक्टली क्या करता है, मेजर करता है डेंसिटी ऑफ साइज, डेंसिटी और साइज को मेजर करता है। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट। दोनों के दोनों जो राइबोसोम होते हैं वो दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। फिर हमें पढ़ना है साइटोस्केलेटन ऑर्गेनेल है, an elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubule, microfilament and intermediate filament। ये तीनों से ये बने होते हैं, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज द साइटोस्केलेटन जिसको बोलते हैं। द साइटोस्केलेटन इन द सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। इसको आप ट्रिपल एम से याद कर लीजिए, इसका ट्रिक है मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, ठीक है, और मेंटेनेंस ऑफ द सेल से।
साइटोस्केलेटन के ये वर्क हो गए। फिर आगे देखिए, इसमें सीलर फ्लैजिला हम देख लेते हैं, फिर ये स्ट्रक्चर आके समझ में आएगा हमें। पहले हम देख लेते हैं सीलर फ्लैजिला में क्या चीज़ दी हुई है। ये क्या होते हैं, जो सीलर फ्लैजिला होते हैं वो हेयर लाइक आउट ग्रोथ्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स, यानी टप्पू जिसको बोलते हैं। जैसे हमारी जो नाव होती है ना, ये नाव होती है, इसमें जो है ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसको से जब हम पानी को पीछे मारते हैं तो नाव हमारी क्या होती है, आगे जाती है। तो उसी तरीके के ये होते हैं कुछ। यहाँ पर कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द आइदर ऑफ द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड में कुछ इस तरीके से ये इसी के सहारे से तैरते हैं। फ्लैजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। सीलिया से बड़ा होगा फ्लैजिला। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो प्रोसेस फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। जो हमारा प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ अ सीलियम और अ फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों के दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं इसकी कवरिंग को। Possess a number of microtubule running parallel to long axis. The exoneme usually have 9 doublet on radially arranged peripheral microtubule and a pair of concentrically located microtubule. Such an arrangement of axonemal microtubule is referred to as the 9+2 array. The central tubule जो अंदर होता है connected by the bridge से connect होता है and also enclosed by a central sheath which is interconnected to one of the tubule of each peripheral doublet by a radial spoke. ये देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, अभी फिगर में देखेंगे समझ में आएगा। There are 9 radial spokes. The peripheral doublet are also interconnected by linkers. Both the cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called the basal body. देखिए यहाँ पे समझ देते हैं लिंकर क्या होते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पे देखिए ये एक्सोनीम है। एक्सोनीम के अंदर हमारी जो है ये दो डबलेट है, दो साथ में है तो डबलेट हो गया। और इस तरीके के कितने हैं माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 9 हो गया, ठीक है, 9 डबलेट हो गए। और दो बीच में क्या हो गए माइक्रोट्यूब्यूल, तो इसी को हम बोल देते हैं 9 जो कि बाहर है और बीच में 2 है। और ये किससे कवर है, जो बीच में माइक्रोट्यूब्यूल है ये देखिए रेड कलर के से प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं सेंट्रल शीथ बोलते हैं। रेड कलर से कवर है ये तो इसको सेंट्रल शीथ बोलेंगे। ये इंटर डबलेट ब्रिज आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, इंटर डबलेट ब्रिज आपस में कनेक्टेड है तो उसी को बोल दिया गया इंटर डबलेट ब्रिज, डबलेट के बीच का ब्रिज। इसके अलावा जो है ये रेडियल स्पोक्स हैं, जो कि जो हमारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है उनको सेंटर से रेडियस कुछ इस तरीके से होता है ना, तो उसको बोल दिया गया रेडियल स्पोक। इसके अलावा पेरिफेरल डबलेट हो गया, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। सेंट्रोसोम क्या होते हैं, यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल सराउंडेड बाय amorphous pericentriolar material. Both the centriole in the centrosome lie perpendicular to each other in which each has organization like cartwheel. देखिए एक जो हमारा सेंट्रोसोम होता है उसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक ऐसे वाला और ये देखिए परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों, और ये इस तरीके से एक सेंट्रियोल बना दे रहे हैं, ठीक है, सेंट्रोसोम बना दे रहे हैं। ये किससे बने होते हैं, 9 evenly spaced peripheral fibril of tubulin protein के बने होते हैं। Each of the peripheral fibril is a triplet। देखिए वहाँ पे ऐसे करके डबलेट में था, पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपलेट की फॉर्म में होगा, 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर जुड़े होंगे, तो ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे। द एडजेसेंट ट्रिपलेट इज ऑल्सो लिंक्ड, वो भी आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस इज कॉल्ड हब, जिसको प्रोटीनेशियस बोलते हैं। बीच में ऐसे करके एक हब बना होगा, ठीक है, वहाँ पे कोई भी क्या नहीं होगा, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा। तो इसको हम कैसे कनेक्टेड करते हैं, कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय अ रेडियल स्पोक मेड अप ऑफ प्रोटीन, सेम उसी की जैसा। द सेंट्रियोल फॉर द basal body of cilia and flagella
and the spindle fiber that give rise to spindle apparatus during cell division in the animal cells. फिर हमें पढ़ना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, ठीक है, जिसके अंदर मटेरियल होता है उसको हम बेसिक टाइप से स्ट्रेन करते हैं और इसका नाम क्रोमैटिन दिया गया फ्लेमिंग के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफेज न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइड, जब सेल डिवाइड नहीं होता तो उसको इंटरफेज का न्यूक्लियस बोलते हैं। हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन, जाल जैसा फैला होता है, कोई भी मतलब उसमें समझ में नहीं आता क्या ही है, हाईली डेंस होता है क्योंकि। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, इसके अलावा कुछ अलग से स्फेरिकल बॉडीज उसमें होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विद अ स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड पीरी न्यूक्लियर स्पेस। जो हमारा वो है न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो इसको बोलते हैं दोनों न्यूक्लियर के बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जिसका डायमीटर कितना है 10 to 50 माइक्रोमीटर। बार बार 20 बोल रही हूँ। हम सब बैरियर बनाते हैं बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और ये बीच में न्यूक्लियस है, तो दोनों के बीच में क्या बनाते हैं, बैरियर बनाते हैं। फिर आगे कह रहा है द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स द राइबोसोम, हमने पहले ही पढ़ लिया है। एट द नंबर ऑफ प्लेस न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, छोटे छोटे छेद भी होते हैं उसमें, विच आर फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ द टू मेम्ब्रेन्स, ठीक है, कुछ ऐसे ही कह रहा है। ये हमारी पहली मेम्ब्रेन है, दूसरी मेम्ब्रेन, सॉरी पहली मेम्ब्रेन है। तो हमें नज़दीक से तो देखने में लग रहा है कि पूरा कॉन्टिन्यूअस है, पर ये कुछ इस तरीके की है मेम्ब्रेन, इस तरीके की। यहाँ पे देखिए बीच बीच में स्पेस खाली हो जा रहा है, इसी को बोलते हैं माइन्यूट पोर, जो कि दो का फ्यूज़न हो गया, यहाँ पे सेल के दोनों मेम्ब्रेन का फ्यूज़न हो गया है जिससे वो छोटे छोटे पोर बन रहे हैं। फिर है द न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं, पासेज विच मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में प्रोटीन और इसका लिपिड का RNA का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ द न्यूक्लियर आर फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, जैसे कि एरिथ्रोसाइट ऑफ मेनी मैमल्स एंड सीओ-टिव सेल्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्या होता है, इन्हें बहुत अलग ही काम किया जाता है, इनके काम के बेसिस पे इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर कह रहा है न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं, कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमैटिन। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। The content of the nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm, and it is not a membrane-bound structure. It is a site for active ribosomal RNA synthesis. जो nucleoli हमारी larger and more numerous nucleoli are present in the cell, actively carrying out protein synthesis। ये भी क्या करती है, protein synthesis का actively synthesis करती है। यहाँ पे देखिए इंटरफेज का जो न्यूक्लियस होता है, लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन, जिसको क्रोमैटिन बोलते हैं। और जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो कुछ स्ट्रक्चर क्रोमोसोम की जगह पे बना लेता है, ठीक है। क्रोमैटिन क्या कंटेन करता है, DNA एंड सम बेसिक प्रोटीन। हिस्टोन कैसे होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और उसके अलावा RNA होते हैं। सिंगल ह्यूमन में अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग DNA होता है ना। एमंग इट्स 46 क्रोमोसोम, ह्यूमन के पास कितने होते हैं, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं। और ये क्या करते हैं, एक सेल में इसको ऑर्गेनाइज करना होता है तो 2.2 मीटर DNA ये बना देते हैं। इस तरीके से अरेंज आप देख सकते हैं। जो सेल हमें दिखाई नहीं दे रहा उसमें 2 से ज़्यादा मीटर का हमारे पास DNA एक सेल में मौजूद है। एवरी क्रोमोसोम, हाँ, डिवाइडिंग सेल में हम देख सकते हैं
प्राइमरली कंस्ट्रक्शन ऑन द सेंट्रोमियर, बीच में जो जैसे ये दोनों जुड़े हुए हैं इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। ऑन द साइड्स विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे डिस्क शेप के स्ट्रक्चर से दोनों ओर लगे होते हैं, इसको काइनेटोकोर बोलते हैं। और बीच में जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर होल्ड टू क्रोमैटिड, जैसे कि एक ये हमारा क्रोमैटिड था, इसने क्या किया, अपने जैसा एक और कॉपी बना लिया सेल डिवीज़न के टाइम पे, इंटरफेस के टाइम पे ना। तो ये बीच में किससे जुड़े हैं, दोनों लोग किससे जुड़े हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। पहला है 4 तरीके से, इसकी बेसिस पे कि सेंट्रोमियर यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, इसके बेसिस पे 4 तरीके से डिवाइड किया गया। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ अ मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। ये देखिए मेटासेंट्रिक का ही दिया हुआ है, बीच में है, दोनों बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, ये यहाँ ना होकर कुछ यहाँ होगा, स्लाइटली अवे होगा, ठीक है। और एक शॉर्ट आर्म बनाएगा और दूसरा कैसा होगा, लॉन्ग आर्म होगा, शॉर्टर एंड द लॉन्गर। एक तीसरा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग द एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे है। ये सारे क्या है, एक्रोसेंट्रिक में आ जाएंगे। वेर इज द टेलोसेंट्रिक हैज़ अ टर्मिनल सेंट्रोमियर, यहाँ पे टेलोसेंट्रिक में देखिए कैसा होगा, ये सेंट्रोमियर होगा और ये इसकी दोनों क्रोमैटिड होगी, ऊपर की तरफ बिल्कुल कुछ होगा ही नहीं, इस तरीके से हमारा हो गया ये सेंट्रोमियर का डिवीज़न। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन एट कॉन्स्टेंट लोकेशन, कॉन्स्टेंट लोकेशन में कुछ होते हैं जिसको स्टेन नहीं किया जा सकता। दे गिव अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होते हैं, इसको बोलते हैं सैटेलाइट। फिर इसके अलावा माइक्रो बॉडीज़ के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रो बॉडीज दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इसमें देखिए सैटेलाइट जो बोल रहा है ये क्या कह रहा है, नॉन स्टेनिंग है। यहाँ पे देखिए इसी को बोला है सैटेलाइट, हमारा जो दोनों क्रोमैटिड है उसके ऊपर कुछ कांस्टेंट रीजन्स पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होंगे सेंट्रोमियर जैसा, इसको बोलते हैं हम सैटेलाइट। इसी के बेसिस पे पर ह्यूमन का डीएनए क्या होता है, अलग होता है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो से रिलेटेड या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपका आंसर देने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने कैरियर की तरफ, अपने सपनों की तरफ एक छलांग लगाते रहिए, क्योंकि रोजाना की थोड़ी थोड़ी मेहनत हमें एक दिन एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट देकर लाती है। इस बात पे भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।